अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज का हमारा एक और टॉपिक है वो है गेस्टुलेशंस। जैसे कि आप लोगों ने कल 2 स्टेजेस पढ़ी थी एम्ब्रियो की। पहले हमारे पास थी मरूलर स्टेज और दूसरी हमारे पास थी ब्लास्कुलर स्टेज। मरूलर स्टेज के मुतालिक मैं आपको दोबारा एक दफ़ा रिमाइंड करा दूं। हमने मरूलर स्टेज के अंदर ये पढ़ा था कि अगर एम्ब्रियो के अंदर नंबर ऑफ सेल्स ऐसे टाइटली पैक्ड हों कि एम्ब्रियो की शेप हमें ऐसे नज़र आए जैसे कोई मलबरी हो, शहतूत की तरह, जैसे उसका फ्रूट वगैरह बहुत आपस में कम्पैक्ट होता है। तो आमतौर पे हमने मरूला को ये भी कहा था कि हमारे पास मरूला जो है ना, ये एक ऐसा एम्ब्रियो है विच रिजेंबल विद सॉलिड बॉल, ठीक है। और उसमें 2 से ज़्यादा मतलब क्या हों, लेयर्स ऑफ सेल्स हों। जो बाहर वाले सेल थे उनको हमने नाम दिया था पेरिफेरल सेल्स और सेंटर वालों को हमने सेंट्रल सेल्स का नाम दिया था। इसी तरह जो मरूला है वो फर्दर मरूला को हमने कहा था शॉर्ट लिव्ड स्टेज, जल्दी से वो तब्दील होते हैं ब्लास्कुलर के अंदर, जिसमें एक ब्लास्टोसील कैविटी या सेगमेंटेशन कैविटी बनती है और सेंटर वाले सेल जो है वो पेरिफेरी की तरफ मूव करते हैं और उसको हम नाम देते हैं ब्लास्कुलर स्टेज। आज हमारे पास एक थर्ड स्टेज है एम्ब्रियो की जिसे हम कहते हैं गेस्टुलेशंस। बहुत ज़्यादा मतलब के तवज्जो की ज़रूरत है, तो आपको फिर ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सबसे पहली बात है गेस्टुलेशन क्या होता है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ द सेल्स इन द एम्ब्रियो। मतलब एम्ब्रियो के अंदर अगर सेल मूव करें और किसी और जगह पे जाकर रीअरेंज हों, दोबारा जुड़ें, मतलब पहले सेल एक जगह पे मौजूद हैं, वहाँ से सेल मूवमेंट करें, मूवमेंट करने के बाद अपनी बॉडी की पोजीशन चेंज करें। जब बॉडी की पोजीशन चेंज करेंगे और जगह पे सेल जाके दोबारा रीअरेंज होंगे, दोबारा जुड़ेंगे। मतलब अगर सेल मूव करे और सेल दूसरी जगह पे जाके जिस तरफ इन्होंने मूव किया वहाँ पे जाकर अगर दोबारा रीअरेंज हों, तो इस मतलब के एम्ब्रियो की स्टेज को हम नाम देते हैं गेस्टुलर स्टेज और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं गेस्टुलेशंस, ठीक है। गेस्टुलेशन क्या है? गेस्टुलेशंस हमारे पास बच्चे ये है, गेस्टुलेशंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ द सेल्स इनटू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर अगर सेल मूवमेंट करें और अपने अरेंजमेंट को चेंज करें, इस एम्ब्रियो की स्टेज को बोलते हैं गेस्टुलर स्टेज और इस प्रोसेस को नाम देते हैं गेस्टुलेशंस। ओके, अब एक और बात है तो मुझे जरा समझनी है। ब्लास्टोडर्म स्प्लिट्स इनटू 2 लेयर्स। जो ब्लास्टोडर्म है, जो यॉर्क के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ था, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें क्लीवेज होगी और इसी से एक नया इंडिविजुअल बनेगा। ये ब्लास्टोडर्म जो है ये स्प्लिट होगा, टूटेगा, ऐसे बनेंगे 2 लेयर्स। एक होगी बाहर वाली लेयर और एक होगी अंदर वाली लेयर। बाहर वाली लेयर का नाम होता है एपिब्लास्ट और अंदर वाली लेयर का नाम होता है हाइपोब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब होता है लेयर्स और एपी का मतलब बाहर वाली। तो द अपर लेयर ऑफ द सेल्स इन द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर जो सेलों की बाहर वाली लेयर होगी, बाहर वाली अपर, और जो बाहर वाली मतलब ऊपर की तरफ होगी, उसे नाम देते हैं हम एपिब्लास्ट का। इस एपिब्लास्ट के अंदर जितने सेल हैं विच इज प्रिजम्पटिव, प्रिजम्पटिव मतलब होता है ये सेल फ्यूचर के अंदर जाके बना देंगे एक्टोडर्म और मेसोडर्म। एक्टोडर्म बॉडी के सबसे बाहर वाली लेयर होती है और मेसोडर्म बॉडी की दरमियान वाली लेयर होती है। बाद में ये मेसोडर्म स्प्लिट होगी और इससे बन जाएगा सिलोम। इससे क्या बनेगा? इससे बन जाएगा भाई सिलोम। सिलोम इज बॉडी कैविटी which is formed by the splitting of mesoderm। जब मेसोडर्म टूटेगी तो उससे सिलोम बन जाएगी। तो हमने क्या देखा, ब्लास्टोडर्म के स्प्लिट होने से 2 किस्म के लेयर बन गई। एक ऊपर वाली लेयर नाम एपिब्लास्ट। एपिब्लास्ट के अंदर जितने भी सेल हैं तमाम के तमाम सेल फ्यूचर में जाकर बना देंगे एक्टोडर्म और बना देंगे मेसोडर्म। फिर ये मेसोडर्म टूटेगी, इसके टूटने से बनेगी बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी को नाम देते हैं सिलोम। सिलोम वो जगह है जहाँ पे हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन मौजूद हैं और वो अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब
सबसे नीचे में लेयर है उसको बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। द लोअर लेयर्स ऑफ द सेल्स, सेलों की सबसे जो नीचे रहता है, द लोअर लेयर्स ऑफ द सेल्स इन द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर सेलों की सबसे नीचे रहता है को नाम देते हैं हाइपोब्लास्ट। और ये हाइपोब्लास्ट के अंदर जो सेल है, these cells are also mainly preservative for the formation of endoderm, मतलब कि हाइपोब्लास्ट में जितने भी सेल पड़े हुए हैं ये फ्यूचर में जाके बना देंगे एंडोडर्म। एंडोडर्म हमारी बॉडी के सबसे अंदर वाले, जिसको हम नाम देते हैं इनर मोस्ट लेयर है हमारी बॉडी की सबसे अंदर वाली हमारी दीवार है। ओके, एक और बात समझो बच्चे, द हाइपोब्लास्ट सेल्स ग्रो आउटवर्ड, कहते हैं हाइपोब्लास्ट सेल्स ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं ओवर द सरफेस ऑफ यॉक, यॉक के सरफेस के ऊपर, देन दे ग्रो डाउनवर्ड, फिर ये नीचे की तरफ ग्रो करते हैं अराउंड द यॉक, यॉक के इर्द गिर्द, और मिल के एक इलाका बनाते हैं जिसे नाम देते हैं एंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ द यॉक सैक। मैंने क्या कहा? मैंने कहा है हाइपोब्लास्ट सेल्स ग्रो करते हैं आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ओवर द सरफेस ऑफ यॉक, फिर ये ग्रो करते हैं डाउनवर्ड, नीचे की तरफ यॉक के इर्द गिर्द ग्रो करके एक इलाका बनाते हैं जिसे बोलते हैं एंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ द यॉक सैक, एंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ यॉक सैक कहते हैं इसको। ओके, एक और बात, एट दिस स्टेज, इस स्टेज के ऊपर द सेंट्रल सेल्स ऑफ द ब्लास्टोडर्म्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द यॉक, कहते हैं इस स्टेज के ऊपर ब्लास्टोडर्म के जो सेंट्रल वाले सेल होते हैं वो यॉक सैक से क्या होते हैं? अलग होते हैं। वो अलग होंगे, अलग होके दो किस्म के इलाके बनाते हैं। सो टू एरियाज आर फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियो बाय द सेपरेशंस ऑफ दीज सेल्स। जब ये सेल एक दूसरे से अलग होंगे तो दो किस्म के इलाके बना देंगे। एक इलाका हमारे पास है एरिया पेलोसिडा और दूसरा हमारे पास इलाका है एरिया ओपेका। हम ये देखते हैं कि एरिया पेलोसिडा क्या है, ये समझना की वजह से, ए पूल ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का एक हमारे पास क्या है? तालाब है जो डेवलप होता है, बनता है अंडर द सेंट्रल सेल्स ऑफ द ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टोडर्म के जो दरमियानी सेल हैं उनके नीचे की तरफ एक पूल ऑफ फ्लूइड डेवलप होता है, पूल ऑफ फ्लूइड। ये कैसा होता है? The fluid rise the cells of the blastoderms of the yolk and giving the area a translucent appearance। कहते हैं ब्लास्टोडर्म्स के नीचे की तरफ जो हमारे पास कुछ ये फ्लूइड जो बिल्ड हो रहा है, पूल ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का जो एक क्या है? पूल है, तालाब है, जो ब्लास्टोडर्म सेल्स के नीचे की तरफ क्या करता है? डेवलप होता है। इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप होती है ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस, नीम शफाफ। तो इस इलाके को हम नाम देते हैं एरिया पेलोसिडा। इसे क्या नाम देंगे भाई? एरिया पेलोसिडा का नाम देंगे। जबकि एक दूसरा है एरिया ओपेका। ये एरिया ओपेका क्या है? द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द ब्लास्टोडर्म्स इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द यॉक। ब्लास्टोडर्म का जो किनारे वाला इलाका होता है, किनारे वाला जिसको बोलते हैं पेरिफेरल पार्ट, द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द ब्लास्टोडर्म्स आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द यॉक, ये यॉक से अलग नहीं होता। इसको हम लोगों ने लास्ट में एक और लफ्ज भी दिया था, जोन ऑफ जंक्शन। इट इज डार्क, ये इलाका डार्क होता है एंड अनट्रांसपेरेंट, शफाफ नहीं होता। इस इलाके को हम नाम देते हैं एरिया ओपेका। अब इसी के आगे ये आप लोगों ने यहाँ तक अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इससे आगे मजीद हम जब चलाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे मेसोडर्म कैसे बनेगी, नोटोकॉर्ड कैसे बनेंगे और फर्दर वर्टिब्रल कॉलम कैसे बनेगा। आप लोग इसे अच्छी तरह समझ लें। बाकी जो हमारे पास पोर्शन रह गया इसका वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।